दिलीप और कादम्बरी को साथ में हाथ मिलाता देख फूटा बापुत्रा और पुष्पा का गुस्सा, क्योंकि इन दोनों ही व्यक्तियों के चलते पुष्पा का परिवार टूटने की कगार पर आ चुका है। दिलीप जिसने पुष्पा के पूरे परिवार के सर पे से छत को ही छीन लिया, और वहीं परी कादम्बरी जिसने पुष्पा का जीना हराम कर रखा है। लेकिन पुष्पा भी घुटने टेकने वालों में से नहीं है। पुष्पा और बापुत्रा मिलके कुछ ऐसा करते हैं जिससे पूरी कहानी ही पलट जाती है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं पुष्पा को, जो कि थक हार के सीधे चली जाती है गणपति बापा के पास, क्योंकि जिसके पास कोई सहारा नहीं बचता उसे भगवान ही सहारा देते हैं। पुष्पा इस वक्त तक रो रही होती है और अपनी पूरी कहानी को याद करती है कि जब वो इस घर में आई थी जब राशि उसके पेट में थी, और जब वो इस घर से जा रही है तब राशि पेट से है। समय भी कितना जल्दी बीत गया ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस घर को छोड़कर जाऊंगी, क्योंकि यह घर खून पसीने की मेहनत से बनाया गया था। इस घर में मेरे सारे ही बच्चों का बचपन बीता है, लेकिन आज किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला जिसके चलते उनके बच्चों का बचपन इस घर में नहीं बीत पाएगा। मैं इस घर में आई थी दिलीप के कारण, और इस घर से जा भी दिलीप के कारण ही रही। पुष्पा इस वक्त तक बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तितली और अंश को। ये दोनों भी गणपति बाबा से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिसके चलते इनका घर नीलाम हो ही ना। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है रोशन इनके लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर। उस गिफ्ट में थी इन चौल वालों के साथ तितली और अंश की फोटो, क्योंकि रोशन को नहीं पता ये दोनों कहाँ रहने वाले हैं, लेकिन जहाँ पर भी रहेंगे रोशन और पूरे चौल वालों की यादें इनके साथ रहेगी। इस तरफ हम देखते हैं राशि और बादशाह को। इस वक्त तक राशि भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई होती है। राशि बादशाह से कहती है कि वो इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। वह तो यह चाहती थी कि उसके बच्चे का जन्म भी इसी घर में हो जिस घर में उसका हुआ था। बादशाह कहता है कि कभी कभार कुछ चीजें हमें ऊपर वाले पर ही छोड़ देनी चाहिए। हो सकता है कि इस बच्चे की जिंदगी में एक बड़ा सा घर लिखा हो, एक अच्छा सा परिवार लिखा हो। राशि तू टेंशन बिल्कुल भी मत ले, जो भी होगा अच्छा ही होगा। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला हमसे छोटी मोटी चीज छीनता है ताकि वो हमें बड़ी चीज दे सके। इस तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर पैकिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर नीलामी शुरू हो जाएगी और नीलामी से पहले इन्हें घर को खाली करना होगा। इसीलिए जो कुछ भी इनका सामान है वो सामान लेकर इन्हें घर से बेघर होना पड़ेगा। इस वक्त तक तो पुष्पा ने कोई किराए का घर भी नहीं ढूंढ रखा होता है, क्योंकि आखिरी वक्त तक वह लड़ रही थी और आखिरी मौके पर उसने सारी की सारी चीजें भगवान के ऊपर छोड़ दी है। जो भी होगा ऊपर वाले की मर्जी के साथ ही होगा, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। इस तरफ हम देखते हैं चिराग और शनाया को। ये दोनों भी पैकिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे चिराग शनाया को साफ तौर पे कह देता है कि तुझे हमारे साथ दर बदर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो मेरे परिवार के साथ हुआ, मेरा परिवार बेघर हुआ। तू तो अपने पिता के आलीशान महल में जा सकती है। लेकिन शनाया इस वक्त तक अपने आलीशान महल में जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं इस घर में रहूंगी क्योंकि मैं तेरी वाइफ हूँ। कुछ भी हो मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाने वाली, और उससे भी पहले मैं इस घर को छोड़कर किसी को भी नहीं जाने दूंगी। कुछ ना कुछ ऐसे तरकीब जरूर निकलेंगे जिसके चलते हम इस घर को बचा लें। बस तू मेरा साथ देना चिराग, पुरानी सारी चीजों को भुलाकर तुझे मेरा साथ देना होगा। चिराग इस वक्त तक शनाया का साथ देने के लिए मान जाता है, क्योंकि वह भी चाहता है कि वह इस घर को ना छोड़े, उसका परिवार बेघर ना हो। ये शायद पहली बार है जब शनाया और चिराग ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं इस घर को बचाने के लिए। कुछ ही मिनटों के अंदर वहाँ पर बैंक का एक ऑफिसर भी आ जाता है, जो कि पुष्पा को कहता है कि आपको सिर्फ 30 मिनट के अंदर इस घर को खाली करना होगा। पुष्पा इस वक्त तक अपने पूरे परिवार के साथ तैयार थी घर को खाली करने के लिए। इस वक्त तक पुष्पा की आंखों से आंसू बह रहे थे, और भय भी क्यों ना, क्योंकि पुष्पा ने लगभग अपना सब कुछ ही खो दिया है सिवाय अपने परिवार के। इस तरफ हम देखते हैं दिलीप को, जो कि सीधे पहुंच जाता है बैंक में जाने के बाद दिलीप कहता है कि मुझे मेरे घर की नीलामी रुकवानी है, मुझे पुष्पा के घर की नीलामी रुकवानी है। उसी वक्त बैंकर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास 7 दिन का समय था, लेकिन इन 7 दिनों में आप कुछ भी नहीं कर पाए, और अब एंड मौके पर नीलामी नहीं रुक सकती। दिलीप कहता है कि अगर मैं ये बात साबित कर दूं कि सारी की सारी एक साजिश थी, यानी वहाँ पर आग अपने आप नहीं लगी बल्कि किसी ने लगवाई है। बैंकर कहता है कि अगर आप साबित भी कर देंगे ना तब भी नीलामी नहीं रुक सकती, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। और वैसे भी इंश्योरेंस का पैसा तब आएगा ना जब आपने प्रॉपरली इंश्योरेंस करा रखा हो। आपने तो प्रॉपरली इंश्योरेंस भी नहीं करा रखा। अब बस एक काम हो सकता है कि आप कोर्ट में जाइए, और जिसने भी आपको इतना भारी नुकसान पहुंचाया है आप उस पर केस करके सारे के सारे पैसे वसूल कर लीजिए। दिलीप कहता है कोर्ट कचहरी में तो बहुत समय लग जाएगा, ऐसे में तो घर नीलाम हो जाएगा। बैंकर कहता है कि इसके अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते, जब आपको पैसे मिल जाएंगे तो आप इस घर को वापस से खरीद लीजिएगा। दिलीप कहता है लेकिन खरीदने वाला मुझे इस घर को वापस बेचेगा ही क्यों। दिलीप को समझ में आ जाता है कि अब वह कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं यानी कुछ भी नहीं। उसकी गलती की सजा पुष्पा और उसके बच्चों को जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। वह जिंदगी भर अब बेघर ही रहकर रह जाएंगे। खैर इस तरफ हम देखते हैं कि नीलामी शुरू हो जाती है और रोशन भागता हुआ आता है बापुद्रा के पास। रोशन बापुद्रा से कहता है कि बापुद्रा ये खड़े
खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, आप मेरी तितली का घर बचा नहीं सकते। बापुद्रा कहता है कि ए तू छोटा है ना तो छोटे की तरह ही बात कर, वैसे भी मैंने पुष्पा को ऑफर दिया था, अब उसने ठुकरा दिया तो इसमें मैं क्या करूं। इस वक्त तक रोशन तितली के बारे में बातचीत करते हुए कहता है कि बापुद्रा तितली के अंदर तो मेरी दीदी प्रार्थना का दिल है ना, भला आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी दीदी प्रार्थना को बेघर कैसे कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद बापुद्रा इमोशनल हो जाता है और बापुद्रा निर्णय लेता है कि वह इस नीलामी में हिस्सेदारी लेगा। इसलिए वो सीधे आ जाता है पुष्पा के पास और पुष्पा को कहता है कि पुष्पा देख, मैंने तेरे को ऑफर दिया था, तूने उसे ठुकरा दिया, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ प्रार्थना का घर बचाने के लिए। तितली के अंदर मेरी प्रार्थना का दिल है जो कि धड़क रहा है और वह धड़कता हुआ दिल मुझे संकेत दे रहा है कि मुझे इस घर की नीलामी में हिस्सेदारी लेनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि नीलामी शुरू हो जाती है। 50 लाख से यहाँ पे नीलामी शुरू होती है और धीरे धीरे करके पैसे आगे बढ़ते जाते हैं। बापुद्रा और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जो कि बोली पे बोली लगाते जा रहा है। बापुद्रा यहाँ पे 75 लाख की बोली लगाता है, लेकिन वह व्यक्ति सीधे 80 लाख की बोली लगाता है। 76 लाख नहीं, 77 लाख नहीं, 78 लाख नहीं, सीधे 80 लाख। 80 लाख का नाम सुन के पुष्पा कहती है कि मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है और इतने में ही एक और व्यक्ति कहता है कि 82 लाख, लेकिन उसके बाद वह जो व्यक्ति था वह सीधे बोली लगाता है 90 लाख। 90 लाख की बोली सुनने के बाद बापुद्रा कहता है कि इतनी तो बापुद्रा की हैसियत नहीं है, वैसे मार्केट इतना ज्यादा डाउन है और इस चौल के 90 लाख रुपए देना एक बेवकूफी है पुष्पा। इस वक्त तक बैंकर 1 2 3 तक गिनते हैं और 3 तक गिनने के बाद इस घर को नीलाम कर दिया जाता है। जैसे ही घर नीलाम होता है पुष्पा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पुष्पा का हिम्मत टूट जाती है और जब इन कागजात पे साइन करने की बारी आती है 10% का एडवांस पेमेंट के साथ, उसी वक्त वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो यहाँ पर एक मोहरा हूँ, मालकिन बस कुछ ही मिनटों के अंदर आ रही है। और जब वो मालकिन आती है तो मालकिन को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो मालकिन और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी होती है। कादम्बरी आती है, 10% का डाउन पेमेंट यानी 9 लाख रुपए देती है और उस सारे कागजातों पे साइन कर देती है। यानी अब ये घर कादम्बरी को नीलाम हो चुका है। इतना ही नहीं बल्कि कादम्बरी पुष्पा के घर के साथ साथ दिलीप के घर को भी खरीद लेती है 90 लाख में, यानी 1 करोड़ 80 लाख में दोनों ही घर हो जाते हैं कादम्बरी के। कादम्बरी पलटती है और पुष्पा को कहती है कि पुष्पा इस घर को तो मुझे खरीदना ही था, चाहे इसकी कीमत 1 करोड़ होती या फिर 10 करोड़, क्योंकि यह घर तेरा है ना, मेरे जुगल जी की बंदरिया का घर। आखिर भला ये मैं किसी और के हाथ कैसे लगने दे सकती हूँ। इस वक्त तक पुष्पा के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है दिलीप जो कि मिलाता है सीधे कादम्बरी से हाथ। कादम्बरी से हाथ मिलाता देख पुष्पा और बापुद्रा इन दोनों के ही पांव तले जमीन खिसक जाती है और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त होता है। खैर आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।